वेब इंजीनियरिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक मॉड्यूल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करते हो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही एक सब मॉड्यूल है जिसमें हम वेब इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और उसमें हम वेब से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने की बात करते हैं। Software engineering is a science and art of building significant software systems that are on time, on budget, with acceptable performance, and with correct operation. Web engineering is the study of process used to create high quality web-based applications. अब वेब इंजीनियरिंग जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही मॉड्यूल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं जो कि टाइम पे बन सकें, जो कि बजट के अंदर बन सकें। टाइम पे बनने का मतलब ये है कि ऐसा जो टाइम जो क्लाइंट ने एलोकेट किया है उसी टाइम के अंदर, उसी बजट के अंदर, और एक सर्टेन लेवल तक उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए जिसको आप एक्सेप्टेबल कंसिडर कर सको, और वो सारे ऑपरेशंस उस सॉफ्टवेयर के अंदर होने चाहिए जो कि आपको लगता है किसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। सो वेब इंजीनियरिंग के अंदर भी आप इसी तरह की सॉफ्टवेयर्स को प्रोड्यूस करते हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स या वो एप्लीकेशंस एक्चुअली वेब बेस्ड होती हैं। अब वेब बेस्ड का मतलब ये है कि वो वेब सर्वर पे होस्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये आप ऐसा कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन को एक्सटेंड करता है वेब इंजीनियरिंग। The application of systematic and quantifiable. Now what actually a systematic is and what quantifiable is? Systematic का मतलब ये है कि एक प्रोसेस को फॉलो करना, एक अप्रोच को फॉलो करना जिसके अंदर सर्टेन फेजेस होंगे, और वो फेजेस या वो स्टेप्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आएंगे। इस तरह की अप्रोच को फॉलो करना जिसके अंदर सीक्वेंसिंग हो और क्वांटिफाइबल हो। क्वांटिफाइबल का मतलब क्या है? यानी जिसको आप मेजर कर सको। वो सॉफ्टवेयर ऐसी प्रोडक्शन जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो हो, क्वांटिफाइबल अप्रोच फॉलो हो, और एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज आप जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग फेसेस जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिनको आप मेजर भी कर सको और जिनका एक सिग्निफिकेंट आउटपुट भी हो। अब हम बात करते हैं बार बार कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम सॉफ्टवेयर से ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो कि वेब पे होस्ट कर सकते हो। तो ये वेब एक्चुअली क्या है, तो उसको देखते हैं थोड़ा सा इन डेप्थ कि वेब है क्या। वेब एक्चुअली, आप इससे पहले एक चीज डिस्कस करो, www। अब www क्या है? ये एक्चुअली एक वर्ल्ड वाइड वेब है, और ये आजकल के दौर में अगर आप देखो तो हर एक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दोज एप्लीकेशंस, ठीक है, दैट आर स्टोर्ड इन www। तो ये www है क्या? एक्चुअली ये एक वेब फॉर्म है जिसको W3 कंसोर्टियम है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हम रूल्स डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स या प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग हमारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जिसको आप वेब के ऊपर होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्लोबल होते हैं, ऑब्वियसली दे आर परमानेंट होते हैं। इनके कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इनको यूज करते हैं, और वो रीजंस ये हैं कि हम इनको कंफर्टेबली एक्सेस कर सकते हैं। अब आप एक वेबसाइट जो कि किसी वेब पेज पे पड़ी है उसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फिजिकली आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो और फिर इस यूनिवर्सिटी से वो डाटा आप लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गेट टू द इंफॉर्मेशन कि कॉन्सेप्ट्स में इस वक्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करिकुलम फॉलो हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उनके वेब पेज पे जाओगे, वहां से लिंक या इन्फॉर्मेशन जितनी आपको चाहिए आप ले लोगे। ये बेटर अप्रोच है, या फिर आप जाओ फिजिकली वहां से एक्सेस करो, वहां से डाटा लो। तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल है। ग्लोबल मीन्स कि हर जगह पर एक्सेसिबल है। परमानेंट मीन्स आप ऐसा नहीं होता कि आपने टेम्परली कुछ डाटा देखा है, वो टेम्परली अपनी मर्जी से अनअवेलेबल आ रहा है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से हम इनको यूज करते हैं, वेब एप्स को। और एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे हुआ था? इट स्टार्टेड एज एन इंफॉर्मेशनल मीडियम, यानी सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स होती थी जिन पे इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। आजकल आप देखें तो वेबसाइट्स जो हैं वो वेब सॉफ्टवेयर्स बन चुकी हैं, यानी कि वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। कंप्लीट सॉफ्टवेयर का मतलब ये है वो एक पोर्टल है, वहां से आप डिफरेंट इंटरेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो। इवन आजकल वेब पे ही गेम्स भी बन रही हैं। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये इंफॉर्मेशनल मीडियम से हटके एक कंप्लीट एप्लीकेशन मीडियम की तरफ चला गया, और ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव होने के साथ साथ वो आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि
आप किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर ऐप से एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपने एप्लीकेशन ऐप्स आप देखते हो एंड्रॉयड के अंदर जो सर्विसेज उनकी हैं, आजकल वही सर्विसेज वेब भी ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इसके ऐसे फीचर्स भी हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, जो इसको डिफरेंट करते हैं। वो ये है कि हाउ इट इज यूज्ड। और दूसरा फीचर जो इसको बाकी ऐप से डिफरेंट करता है वो है टेक्नोलॉजीज या स्टैंडर्ड्स जो इसको बनाने के लिए यूज होते हैं। Then there is again something that is related to W3 consortium. अभी मैंने discuss भी किया. A web application is a system that utilizes W3 standards. W3C is actually World Wide Web Consortium. ठीक है, W3 represent कर रहा है World Wide Web को और C is for consortium. अभी मैंने थोड़ा सा बताया था कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वेब के स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसके लिए जरूरी है उन स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जो W3C प्रोवाइड करता है, ठीक है। Is a system that utilizes W3 standards and technologies to deliver web specific resources to clients through a browser. आप एक ब्राउजर के थ्रू सर्विसेज को एक्सेस करते हो और वो ऐसी सर्विसेज हैं जो कि W3C की रिकग्नाइज्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। The case एक्सक्यूज for मी मैम। yes, please. मैम वेटिंग में कुछ स्टूडेंट हैं। So the case for web engineering, इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि जो प्रोजेक्ट्स के ड्रॉबैक्स आते हैं या जो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं तो उनमें क्या इश्यूज आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या प्रॉब्लम्स उनके अंदर होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। सो टॉप प्रोजेक्ट ड्रॉबैक्स, तो उनके अंदर 84% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दे आर फेलियर टू मीट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिन ऑब्जेक्टिव्स को रख के उनको डिजाइन किया गया था वो एक्चुअली उन ऑब्जेक्टिव्स को बाद में फॉलो नहीं कर रहे थे डेवलप होने के बाद। या फिर प्रोजेक्ट का स्केड्यूल ऐसा था जिनकी वजह से डिलेज आए थे, और ऐसे प्रोजेक्ट 79% हैं। 63% ऐसे हैं जिनका बजट जो है वो एक्सीड कर गया था इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और इन टर्म्स ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। और 53% ऐसे थे कि जिनके अंदर फंक्शनैलिटी लैक कर रही थी। इसके अलावा वेब इंजीनियरिंग ने इन सब का सोल्यूशन दिया, और कैसे कैसे सोल्यूशन दिया, बाय क्लियरली डिफाइनिंग देयर गोल्स एज वेल एज देयर ऑब्जेक्टिव्स। Similarly, it has also provided systematic approach, और systematic approach वो होती है जिसमें आप phases wise या step by step processes को follow करते हो। As well as web engineering ने दिया careful planning को very important role। इसके अलावा iterative and continuous ऑडिटिंग ऑफ एंटायर प्रोसेस। आइटरेटिव का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि रिपीट हो रहा है, और ऑडिट का मतलब ये होता है आप कंटिन्यूअसली उसको चेक कर रहे हो कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी उनके साथ जो आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हो क्या वो वाकई मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। अब ये जो वेब इंजीनियरिंग ने सोल्यूशन दिया है ना, ये सोल्यूशन इसने कैसे दिया था, इसने बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को लेते हुए कुछ सोल्यूशंस दिए थे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आपने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा होगा या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें आपने बहुत सारे मॉडल्स को डिस्कस किया होगा। कौन से मॉडल थे, लाइक वाटरफॉल मॉडल था, एजाइल मेथोडोलॉजीज थी, उसके अंदर आइटरेटिव मॉडल्स थे, इंक्रीमेंटल मॉडल्स थे। तो उन्हीं मॉडल्स को वेब इंजीनियरिंग भी एक्चुअली यूज करती है। यानी वेब इंजीनियरिंग में आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उस वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए भी आपको कोई ना कोई मॉडल यूज करना पड़ेगा। और वो कौन सा मॉडल है, आप यहाँ कोई नए मॉडल नहीं डिजाइन करते, यहाँ पर वही मॉडल डिजाइन होते हैं या यूज होते हैं जो आप पहले से सॉफ्टवेयर एसआरई के अंदर या फिर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे उन मॉडल्स पे भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। अगर आपको कुछ चीजें उनकी याद हुई तो आप ऑटोमेटिकली उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनको आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हुए यूज कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज दूं इनके बारे में, स्क्रीन शेयर्ड है, ओके शेयर्ड है। थोड़ा सा अगर मैं आपको इन मॉडल्स के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज दूं तो आपको याद होगा एक बहुत बेसिक मॉडल जो आप डिस्कस करते हो STLC के अंदर, वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं जब आप एक फेज से नेक्स्ट फेज पे चले गए हो तो नेक्स्ट फेज से आप वापस पुराने फेज में किसी सूरत नहीं जा सकते, या फिर नेक्स्ट फेज में जाके आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर थोड़ी बहुत भी चेंज हो रही हैं तो वाटरफॉल मॉडल जो है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो आपकी उन रिक्वायरमेंट्स को डाइजेस्ट कर सके
तो आपके ख्याल में क्या आप वाटरफॉल मॉडल को वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो? यस और नो? नो। नो मैम। क्यों नहीं यूज कर सकते? जब चेंजिंग मैम करनी हो तो हम वापस पिछले फेज में नहीं जा सकते उस टाइम। ऑब्वियसली वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसलिए वी डू नॉट रिकमेंड टू यूज अ वाटरफॉल मॉडल। ये जो हमने इस स्लाइड में जितनी भी डिटेल्स डिस्कस की है ना, कि सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, इसके अंदर कंटिन्यूअस चेकिंग होनी चाहिए, आइटरेटिव प्रोसेस होना चाहिए, तो जो वाटरफॉल मॉडल है ना वो इन चीज़ों से मैच ही नहीं कर रहा, इसलिए हम वाटरफॉल मॉडल को नहीं यूज कर सकते। इसके बाद आपने एक मॉडल देखा है इंक्रीमेंटल मॉडल, या हम बात करते हैं एजाइल मेथोडोलॉजीज की। डू यू हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट एजाइल मेथोडोलॉजीज? हैव यू डिस्कस्ड दोज बिफोर? नहीं मैम, ये थोड़ी देर एक और सब्जेक्ट में भी हम पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स री इंजीनियरिंग के अंदर हो सकता है आप पढ़ें। ओके, मैम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे इसको, मतलब थोड़ा बहुत देखा है उसका बेसिक, पर अभी पूरा नहीं। नहीं, सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आप प्री रिक्विजिट कह सकते हो, लेकिन मॉडल्स पे आप बात करते हो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, हो सकता है हम मॉडल्स पे ही डिस्कशन करें। तो अगर आपको एजाइल मेथोडोलॉजीज के बारे में आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एजाइल मेथोडोलॉजीज आर वेरी फ्लेक्सिबल and they can easily adopt to your requirements, even they can adopt to change in your requirements। और most of the times web frameworks के अंदर हम agile methodologies को प्रैक्टिस करते हैं। अब agile methodologies के अंदर भी कुछ approaches ऐसी हैं that are iterative और कुछ ऐसी हैं जो कि iterative नहीं है, तो we prefer to follow iterative approaches। और उसके अंदर एक मॉडल हमेशा बहुत ज़्यादा यूज होता है, रफ मॉडल, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेसिंग मॉडल, तो हम फॉलो करेंगे उस मॉडल को। इससे ज़्यादा डिटेल मॉडलिंग के बारे में हम हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में देखें। सो कैटेगरीज ऑफ वेब एप्लीकेशन, कुछ कैटेगरीज यहाँ डिस्कस हुई हैं। डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल वेब एप्लीकेशंस। अब डॉक्यूमेंट सेंट्रिक वेब नाम से भी पता चल रहा है ऐसी वेब एप्लीकेशन होगी जिसमें कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप डाउनलोड कर रहे होगे या जो अपलोड कर रहे होगे या उनसे रिलेटेड कोई डाटा होगा। अब इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क्स या इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? इंटरैक्टिव एज वेल एज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्टिव से देख के आपको थोड़ा बहुत माइंड में क्लिक हो रहा होगा, इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जिनको यूज करके आप रन टाइम पे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने अकाउंट से किसी को मनी ट्रांसफर करनी है, तो इस तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। या फिर गेम्स को आप देख लो, तो गेम्स भी एक्चुअली इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क्स में ही आती हैं कि आप रन टाइम पे इंटरेक्ट कर रहे हो और जो कंप्यूटर है या जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपके इंटरेक्शन को स्टोर कर रही है और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में नेक्स्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस भी आती हैं। फिर वर्क फ्लो बेस्ड वेब एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें सर्टेन सिनेरियो आपको दिया होता है, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो स्टेप्स, फेजेस या स्टेप्स फ्लो कर रहे होते हैं और एनवायरनमेंट बदल रहा होता है। कोलैबोरेटिव एंड सोशल वेब एप्लीकेशंस का तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, क्योंकि आप, मुझे लगता है आप लोग बहुत यूज करते होंगे, आजकल का दौर ही उनका है। तो पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। पोर्टल ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? जिनमें जैसे आपका पोर्टल बनाया था, आई थिंक जब मैं आप लोगों को लास्ट सेमेस्टर में टीच करी थी, जब कोरोना बिल्कुल न्यू आया था, तो हमने एक पोर्टल यूज किया था। उस पोर्टल के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिनकी वजह से वो स्लो हो गया था, तो वो एक्चुअली एक पोर्टल बेस्ड वेब एप्लीकेशन होती है। नाउ यूबिक्विटस वेब एप्लीकेशंस आर द लेटेस्ट वेब एप्लीकेशंस जो कि आजकल जदीद दौर में बन रही हैं। तो इन जो यहाँ पर जो कैटेगरीज बताई हैं वेब एप्लीकेशंस की, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हुआ है कि ये किससे रिलेटेड है, मतलब कौन सी वेब एप्लीकेशंस किस कैटेगरी के अंदर लाई करेंगी? अब हम बात करते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इसमें जो सबसे सिंपल है वो ये उसी हिसाब से लिस्टेड हैं कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है वो उतनी नीचे बॉटम पे लिस्टेड है, और जो बहुत सिंपल है वो बहुत टॉप पे। जैसे डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट में इतनी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाते हैं वैसे वैसे ये
कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जैसे डॉक्यूमेंट सेंट्रिक जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, और सोशल वेब, कोलैबोरेटिव, यूबिक्विटस ये थोड़ा टॉप पे लाई कर रही हैं, और पोर्टल ओरिएंटेड एक सेंटर में लाई कर रही है। तो ये जो है, आप जब एंड ऑफ सेमेस्टर कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट में आप अपनी स्किल्स के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल वाली एप्लीकेशन चूज करोगे। लाइक अगर आपको लगता है आपने एक बड़े अच्छे लेवल तक सीख ली है तो फिर ऑब्वियसली यू विल गो टूवर्ड्स पोर्टल ओरिएंटेड। तो एक मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने मिनिमम उस तक रीच करना है। फिर उसको देखते हुए आप देखोगे आप सोशल वेबसाइट भी बना सकते हो, या फिर आप एक यूबिक्विटस वेब पेज बना सकते हो। तो ये उस टाइम पे भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। समरी है, समरी को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर 1 को कहाँ से उठाया या उसके रेफरेंसेस यहाँ पर मेंशन है। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेक्चर नंबर 3, सॉरी लेक्चर नंबर 2 कहाँ पर है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मीनवाइल। मैम आज के लिए काफी नहीं है? नहीं नहीं, इस तरह के कामचोर स्टूडेंट्स ना मुझे अच्छे लगते हैं और ना वो मेरे साथ चल सकते हैं, इसलिए आज तो कह दिया अपने नेक्स्ट टाइम अवॉइड कीजिएगा। हाँ, अगर टाइम खत्म हो रहा हो क्लास का तो फिर आप जरूर बताएं। बहरहाल ये मैं आपको बताऊंगी कि कितना आपके लिए काफी है और कितना नहीं। मैम अभी हमने कैटेगरीज देखी थी ना वेब एप्लीकेशन की। यस, तो अगर हम मतलब अपने कोर्स में अगर यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन, तो हम उनमें से कौन सी कैटेगरी पे एप्लीकेशन डेवलप करेंगे? देखिए ऐसे होगा कि बिल्कुल स्टार्ट जब होगा ना, तो हम आप ये समझ लें जैसे हम HTML और CSS पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल लो लेवल वाली कॉम्प्लेक्सिटी पे जाएंगे। हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते टॉप लेवल कैटेगरी पे, हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट में जब आपने बेसिक बेसिक सारी चीज़ों का पढ़ लिया तो थोड़ी बहुत नो हाउ है आपकी, तो आप ये समझ लें कि उस वक्त आप डॉक्यूमेंट लेवल पर पहुंचेंगे। फिर थोड़ा सा आपका लेवल अप हुआ, फिर आप इंटरेक्टिव पे जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल अप हुआ तो पोर्टल तक। तो मिनिमम हमारा हमारा गोल है कि एटलीस्ट हमने पोर्टल लेवल को रीच करना है, और उससे ज्यादा ऊपर जाते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके मैम। लाइक आप एक ऐसा पोर्टल बना सकते हो जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपने देखा था, जिसको आपको कहा गया था, जिसपे आप लोगों ने रजिस्टर होना था ड्यूरिंग 2020 स्प्रिंग 2020, जब वो नया नया अप हुआ था। अगर मुझे नहीं पता आप लोग एनरोल हुए थे उस पर या नहीं, तो उस लेवल का सिस्टम आप एक माइंड में रखें कि प्रोजेक्ट में भी आप एक उस लेवल का सिस्टम एटलीस्ट बनाएंगे। और हम जितना पढ़ेंगे तो वो भी, यानी हम PHP अगर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम उस तरह का एक सिस्टम टारगेट कर सकते हैं जो हम बनाएंगे। ठीक है, मेरा आंसर आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है, या यू हैव आस्क्ड समथिंग एंड आई हैव रिस्पोंडेड समथिंग एल्स? नो ऐसा मैम, तो नहीं? मैम यही पूछा था, समझ आ गई। ओके परफेक्ट। तो समरी ऑफ लास्ट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं आउटलाइन पे और फिर डायरेक्टली वी विल जंप टुवर्ड्स द प्रोसेस मॉडल। तो आउटलाइन हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे? ओके दैट इज परफेक्ट। हम जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे प्रोसेसिंग मॉडल्स को, तो हम इस स्लाइड में उन्हीं मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने प्रोसेसिंग मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स को लिया है और किस हवाले से उनको डिस्कस किया है। सो प्रोसेस मॉडल होता क्या है? अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी रेलेवेंट एक्टिविटीज जिनको एक सर्टेन अप्रोच में फॉलो किया जाए या सर्टेन स्टेप्स में फॉलो किया जाए, और एज अ रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड पे आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। तो जिस अप्रोच को आप फॉलो कर रहे हो उसको आप बोलते हो मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप स्क्रैच से डेवलप करना शुरू करो किसी भी प्रोडक्ट को, यानी आप बिल्कुल बेसिक से न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसी को आप चेंज कर रहे हो। दोनों सूरतों में आप किसी भी प्रोसेस मॉडल का यूज करते हो, और हमने किस प्रोसेस मॉडल का यूज करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स हमें बताती हैं। लेकिन कोई भी आप प्रोसेस मॉडल अगर यूज करोगे तो उसके अंदर कुछ कॉमन एक्टिविटीज हैं जो हर दफा आप यूज करते हो। जैसे उसमें सबसे पहले फेज जो आता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का होता है या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का होता है। उसके बाद आप फिर डिजाइन फेज पे जाते हो जिसमें आप लॉजिकल डिजाइन भी डिस्कस करते हो, जिसमें आप फिजिकल डिजाइन भी डिस्कस करते हो। देन वी विल डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में हम डिसाइड करते हैं हमें कौन सा हार्डवेयर चाहिए,
कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए है और कौन सी अप्रोच हम फॉलो करेंगे, कौन सी लैंग्वेज को हम यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह से आप सिस्टम वैलिडेट करते हो, जब वो एक दफ़ा बन जाता है तो फिर आप उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट्स यूजर ने प्रोवाइड की थी उन्हीं रिक्वायरमेंट से ये मीट कर रहा है या नहीं। तो ये कुछ कॉमन एक्टिविटीज हैं जो किसी भी प्रोसेस मॉडल का हिस्सा होती हैं। प्रोसेस एक्टिविटीज के अंदर आप क्या डिस्कस करते हो, बारी बारी हम उन चीज़ों के ऊपर जाते हैं। जैसे वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। तो ये वो फेज है जो कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए यूज होता है। और रिक्वायरमेंट्स हम कौन सी गैदर करते हैं, लाइक हमारा सिस्टम क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा और कौन से रूल्स को या प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो फंक्शनैलिटी उसे परफॉर्म करनी चाहिए। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर। और इसमें क्रिटिकल स्टेज है, कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली अगर आप ये फेज 100% अटेंशन के साथ नहीं करते, अच्छे से रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं करते और आपको रिक्वायरमेंट फेज का अंदाजा जब आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में हो तब जाके हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन सकता है। इसकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। हम ये देखते हैं कि क्या जो हम बना रहे हैं वो इतना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो हमारी मार्केट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट्स को मैच भी कर सके, और कल को ये एक वाकई सिस्टम डेवलप हो भी सकता है या नहीं। या फिर हम हवा में हमने कोई एक स्ट्रक्चर देख लिया, हम उसी के बारे में बात कर, क्या वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं। तो ये सारी चीजें आप फिजिबिलिटी स्टडी में डिस्कस करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस की, जिसमें हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो, then आप specify करते हो requirements को, and finally you validate those requirements. I will not be discussing these in depth details because I assume that you have already studied these in your prior courses, so I will give only a major introduction to all of these. So next उसके बाद आप डिस्कस करते हो सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर आप फिर मॉडल्स को डिस्कस करते हो। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अंदर आप स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हो और फिर कैसे वो डिजाइन या मॉडल्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उनकी इंटरफेसेस क्या होंगी, इसको आप डिस्कस करोगे। देन कम्स वैलिडेशन। वैलिडेशन फेज में हम ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट से मैच भी कर रहा था या नहीं मैच कर रहा था, या हमारी स्पेसिफिकेशंस या हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। इसके अंदर डेवलपमेंट टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है। टेस्टिंग की डिफरेंट फेजेस होती हैं, लाइक यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। उन सब टेस्टिंग को ये स्टडी करता है। और टेस्टिंग की भी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं, यूज केसेस को लेके टेस्ट करना या फिर ओवरऑल सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग होती है। तो वो सारी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, सॉफ्टवेयर को आप रन टाइम पे कोई चेंज अगर आ गया तो आप आराम से उसको उसके अंदर इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, उसके अंदर आप उस चेंज को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, लेकिन हार्डवेयर के साथ ऐसा नहीं होता। अब कुछ अप्रोचेज इन्होंने डिस्कस की हैं कि कौन कौन सी अप्रोचेज। वाटरफॉल मॉडल को हमने इससे पहले देख लिया है। वाटरफॉल मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल है, रीयूज ओरिएंटेड अप्रोच है, और हम इसके अंदर प्रेफरेबली आइटरेटिव अप्रोचेज एंड रीयूजेबल अप्रोचेस को प्रेफर करते हैं, दूसरे अप्रोचेस को नहीं करते। वाटरफॉल मॉडल होता क्या है एक्चुअली, उसके अंदर वही फेजेस होती हैं जो आप स्टार्ट में डिजाइन कर लेते हो। आपको कोई चेंज आ गया तो आप चेंज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, आप एक फेज से वापस पिछले फेज पे जा नहीं सकते। आइटरेटिव के अंदर आप छोटे छोटे प्रोसेसेस को रिपीट करके इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में उसको डिजाइन करते हो। और रीयूज ओरिएंटेड के अंदर ये होता है, पुराना कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई मॉडल है, आप उसी को रीयूज कर रहे हो, उसी की एक्टिविटीज को। ये टाइम सेविंग होता है, जिसकी वजह से हम रीयूजेबल अप्रोच को प्रेफर करते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कोई भी वेब ऐप आपने अगर बनानी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, वो यहाँ हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की हैं। इवॉल्विंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन मीडियम टू एप्लीकेशन मीडियम, ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ये होता क्या है। यानी इंफॉर्मेशनल मीडियम पुरानी वेबसाइट्स होती थी जिन पर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती थी, लेकिन आजकल एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड वेब एप्स आ रही हैं, ठीक है। और टाइम एग्जिस्टिंग अप्रोचेज आर ओवर pragmatic, lead to short development time. Obviously they are. Web engineering does not have its own mature development life cycle model. अपना कोई इसका लाइफ साइकिल मॉडल नहीं है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को ही थोड़ा बहुत इनहेंस करके, थोड़ा बहुत उनको चेंज करके उन्हीं मॉडल्स को ये यूज करता है, ठीक है, उन्हीं मॉडल्स को ये अडॉप्ट भी करता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ लिस्टेड है।
लाइक सबसे पहले तो डेवलपमेंटल टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आपको कुछ ऐसा देना होता है क्लाइंट को कि थोड़े थोड़े फेजेस के बाद आप उसे सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ हिस्सा डिलीवरेबल जिसको हम बोलते हैं, आप एक डिलीवरेबल उसे प्रोवाइड करो या एक टास्क उसे प्रोवाइड करो। तो उस पर्पस के लिए आपकी इमीडिएट डिलीवरी ज़रूरी होती है, लीव्स लेस फ्रीडम फॉर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्रोसेस। सो यस, आपके पास कम चॉइस होती है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट प्रोसेस की। नेक्स्ट है, इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में उन्होंने बताया, हैंडलिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, कि ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसमें आप रिक्वायरमेंट को चेंज करो तो वो रिक्वायरमेंट चेंज होने के रिजल्ट में आपका सॉफ्टवेयर क्रैश ना कर जाए, बल्कि उसमें इतनी पोटेंशियल इतना हो कि वो उस रिक्वायरमेंट चेंजिंग को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि आप रिक्वायरमेंट फेज पे कुछ रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हो, लेकिन जब आप डेवलपमेंट फेज पे जाते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज करी होती हैं, लेकिन वो जो चेंज लेवल है ना वो कम होना चाहिए। लाइक अगर 10 to 20% या 20 to 30% है, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर वो चेंज 70-80% है, 60% है या इवन 50% है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो आपका जो भी आप मॉडल चूज करो उसके अंदर इतनी सी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स को बदल रहे हो तो एज अ रिजल्ट ऑफ दोज चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स आपका सिस्टम उनको अडॉप्ट कर रहा हो। So it is very common approach के requirements often emerge or often change during development. तो integrate changes rapidly to remain in competition। तो आपका जो मॉडल है या जो आपका वेब इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो रन टाइम पे उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके, टू रिमेन इन कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन को मीट करने के लिए ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए, बल्कि वो उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सकता हो। यूजर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी क्रिटिकल। ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हो तो उसमें यूजर इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा होगी उतना आपको पता चल रहा होगा मेरा यूजर सेटिस्फाइड है, मुझे दे रहा है इनपुट भी आउटपुट भी, मेरी रिक्वायरमेंट्स को इवेलुएट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जितनी ज्यादा यूजर इन्वॉल्वमेंट होगी उतना आपका सिस्टम जो है वो रिक्वायरमेंट्स के पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग होगा। रीयूज एंड इंटीग्रेशन, हम नाम से ही पता चल रहा है कि रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए और एट द एंड जो आपने डिफरेंट आइसोलेटेड सिस्टम्स बनाए हैं उनको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ठीक है, अडॉप्टिंग टू वेब एप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, तो जो भी आप प्रोसेस फॉलो करोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। और process is adapted dynamically. For low complexity it should be lightweight process and for high complexity it should be heavyweight processes. आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि हैवी वेट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइट वेट हैं। अगर आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कम कॉम्प्लेक्सिटी है तो आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जिसके अंदर जो लाइट वेट हो, और अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है ऑब्वियसली आपको हैवी वेट प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इन्होंने जिस मॉडल को डिस्कस किया है दैट इज रप मॉडल, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, और इसको चूज करने का कुछ इसके पीछे रीजंस हैं। वो ये कि नॉर्मली इसको बोला जाता है ये हैवी वेट प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसकी फेजेस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हो तो ये लाइट वेट प्रोसेसेस को भी इजीली अडॉप्ट करके उनके लिए भी इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। इट इज फेज ओरिएंटेड, इट इज इंक्रीमेंटल एज वेल एज इट इज आइटरेटिव। हैवी वेट तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, फेज ओरिएंटेड मीन्स के स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसको आपको फॉलो करना है, और इंक्रीमेंटल का मतलब है कि आपने कोई चीज डिजाइन की है लेकिन आप उसको एकदम से आप उसको मार्केट में नहीं करे, लॉन्च नहीं करे, बल्कि आप उसके छोटे छोटे हिस्सों को लॉन्च कर रहे हो। जैसे फर्स्ट चंक को लॉन्च किया, फिर सेकंड पार्ट को लॉन्च किया, फिर थर्ड पार्ट को। तो सच टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज इंक्रीमेंटल। एंड द लास्ट वन इज आइटरेटिव, मीन्स की रिपीटेटिव प्रोसेस हो। आपने पहली एक अप्रोच लॉन्च की, फिर उसी से रिलेटेड दूसरी अप्रोच, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड द साइकिल गोज ऑन। तो इसके जो स्पेक्स हैं मेजर वो यहाँ डिस्कस हुए हैं। डायनामिक पर्सपेक्टिव, स्टैटिक पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव। हो सकता है आप लोग बोर हो रहे हो क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल है, तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो हम लेक्चर नंबर 3 पे जंप कर सकते हैं, दैट इज अ बिट प्रैक्टिकल। तो वहाँ आपको चीज़ों का आइडिया होगा। अगर बोर नहीं हो रहे, इट्स ऑल राइट फॉर यू, तो हम इसी को कंटिन्यू करके आज इसी लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को फिर बाद में स्टार्ट करेंगे।